द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। एग्जैक्टली क्या हुआ जब वो मिलिट्री का चैप्टर शट हुआ? दिमाग में क्या था? एक्सप्लोरेशन करनी थी? यार तब तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं तब केवल बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि मैं केवल अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहता था पहले। क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, ऐसा आपने पहले छोड़ दी पेंशनेबल सर्विस से, तो आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, कुछ लाख रुपए मिलते हैं। तो इतना था कि मैं 1-2 साल निकाल लेता बिना कुछ करे। तो मैं सबसे पहले आराम से रहना चाहता था, कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता था, क्योंकि मैं हमेशा से ही फील्ड में रहा, बाहर ही था, तो कभी वो मौका ही नहीं मिला कि मैं आराम से रहूँ। पर तब किस्मत ऐसी हुई कि तभी के तभी जैसे ही मैंने आर्मी छोड़ी, मेरे को सूडान का ऑफ़र आ गया, सूडान जाने का। तो मैं वहाँ पे आई वाज कंट्रीड फॉर एन एविएशन फर्म इन खार्तूम। तो वी हैड हमारे 5 हेलीकॉप्टर्स थे और 2 एयरक्राफ्ट थे जो यूएन के लिए फ्लाई कर रहे थे। देयर वाज अ प्राइवेट कंपनी जो यूएन के कॉन्ट्रैक्ट पे थी। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं तुरंत फिर सूडान चला गया। और मैं तो 1 महीने भी नहीं रहा इंडिया में, और हमने तो घर खरीदा ही रिटायरमेंट के बाद था, क्योंकि मेरे पास तो मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। तो इट वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि देन अगेन सारा घर पैक करो और वाइफ भी खार्तूम आए, जहाँ पे मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या है। और सूडान बीइंग सूडान, वहाँ पे तो कुछ फैसिलिटीज़ और उस टाइप की कुछ चीज़ थी नहीं। कैसी जगह है? यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी खार्तूम, क्योंकि वो वाइल्डनेस अभी भी बरकरार है वहाँ पे। अभी तो खैर सिविल वॉर चल रहा है तो थोड़ी सिचुएशन ख़राब होगी, लेकिन यार बहुत अमेजिंग देश है, बहुत गज़ब के लोग हैं। और कितने भी ट्रैवल अकाउंट पढ़ो, बहुत पुराने टाइम से लेके आज तक के, शायद मैंने पहले ही बोला होगा, जो 3 देश जो हर ट्रैवलर लिखता है जिसके बारे में कि उनके सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे, वो है सूडान, ईरान और अफ़गानिस्तान। वाह। क्योंकि यार मुस्लिम धर्म में ना जो ओरिजिनल प्योरिटी, अभी तो फंडामेंटलिज्म उसके कारण बहुत चीज़ें खराब होगी। हॉस्पिटैलिटी ना उनका एक कॉर्नर स्टोन है उनके धर्म का। हमारे लिए भी है अतिथि देवो भव। अब क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, तो मैंने बाहर वो एक्सपीरियंस नहीं किया, पर सूडान में यार मतलब इतने लोगों ने मेरे को, खासकर जुमे के दिन, जिस दिन फ्राइडे था, मैं जब साइकिल कर रहा था, इतने लोगों ने बुला बुला के मुझे खिलाया। तरबूज काटते हैं वो लोग और चाय पीते हैं। मतलब मेरा पेट इतना भर चुका था खा खा के कि मैं तो भग लेता था। जैसे कोई बुलाता तो मैं साइकिल तेज चलाता था, आगे निकल लेता। पर वहाँ लड़कियां आराम से आपसे गले मिलती हैं, हाथ मिलाती हैं, कोई मतलब उनमें बिल्कुल उस टाइप की वो नहीं है। अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी मैंने तो 1 साल पहले ही बताया था, तो मेरी तो बहुत हसीन यादें थी सूडान की। सिविल वॉर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हो रही है? हाँ यार, वो तो उनके आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में लड़ाई चल रही है ना, क्योंकि जो उनका प्रेसिडेंट था उसको हटा दिया, आर्मी टुक ओवर। उनने इलेक्शन कराने थे, इलेक्शन हुए नहीं। फिर वो जो उनका पैरामिलिट्री फोर्स और फिर आर्मी चीफ के बीच में लड़ाई हो गई, तो वो आपस में एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं सूडान में। पैरामिलिट्री और आर्मी में हाँ फर्क क्या हाँ। होता है? नहीं, जैसे आर्मी है प्रॉपर, और पैरामिलिट्री मतलब जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, ये सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो ऐसे जो उनके जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, जो इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं। जी। तो उसमें और आर्मी में लड़ाई चल रही है। कब से? अभी तो हो गया 1 साल से ऊपर हो गया है। ओके। बहुत रैंडम सवाल है, पर वेज खाना मिल जाता है नहीं सूडान में? नहीं। नहीं वेज खाना नहीं, मिलना? वेज मिल जाता है, सॉरी, मैं अफ्रीका, वेज मिल जाता है। बेसिकली उनका जो एक खाना होता है उसको फुल बोलते हैं। वो ब्रेड होती है बन टाइप की, और बड़ी सी बीन्स होती हैं राजमा के जैसी, और उससे बड़ी, वो उनका स्टैंडर्ड खाना है। पूरे सूडान में वही मिलता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर में। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, तो वो आराम से मैं खाता रहता था। पर इतना ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्यों था, कंसिडरिंग कि आपने पूरे दुनिया में साइकिलिंग करी है? तो सूडान क्यों? यार सूडान का एक तो इजिप्ट, मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, पर इजिप्ट से आप कुछ मतलब वो बहुत ही अमेजिंग जगह है, पर वहाँ के लोगों टूरिस्टी टाइप हिसाब किताब हो जाता है। मतलब यू आर जस्ट हैजल्ड बाय ऑल द थिंग्स, बिकॉज पूरा इजिप्ट टूरिस्टी है ना। तो वही पैसे आपसे इल ट्रीट करेंगे, पैसे मत दो, और पीछे पड़ जाएंगे बैगर्स और वो सारी चीज़ें। तो अब जैसे ही सूडान में एंटर करते हो आप, वो एक बिल्कुल ही, एक तो वीरान डेजर्ट है, पूरा सहारा डेजर्ट है, बिल्कुल शांति। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं और बेहद खुश मिजाज लोग हैं। तो वहाँ के इतने हल्ले के बाद जब आप एकदम से शांति देखते हो और बिल्कुल विल्डरनेस देखते हो, और मेरे को तो वैसी ऐसी जगह जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से लोग जो इतने अच्छे हैं, जो कभी आपको किसी बात के लिए ना नहीं करते, हमेशा उनके घर खुले हैं मेहमान नवाजी के लिए, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर सूडान छोड़ा क्यों आपने? फिर यार वो मेरी तमन्ना थी मार्शल आर्ट जाने की, चाइना जाने की। तो सूडान में मतलब इतने पैसे हो गए थे कि मेरे 3 साल निकल जाते बिना कमाए हुए।
तो फिर अब मतलब यार ऐसी वो क्रॉस रोड आ जाती है ज़िंदगी में कि आपने हसीन ख्वाब तो बहुत सारे सजाए थे, पर आप में दम नहीं होती उनको पूरा करने की, क्योंकि वो राह बड़ी मुश्किल है। तो जब मेरे फ़ौज के आखिरी दिन थे, तो मैं असम राइफ़ल में था, तब नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, तो मेरे पास शाम को कुछ करने को कभी-कभी नहीं होता, तो इंटरनेट कैफ़े खुला था नया-नया, तो वहाँ जाके ऐसी ब्रूस ली की पिक्चरें देखी, फिर से 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन टेम्पल देखा, जेट ली की हीरो है, जिसने नहीं देखी दे मस्ट वॉच दैट मूवी, वो देखी। तो यार फिर से वो कुछ कीड़ा जागा दोबारा कि यार कुछ करना चाहिए, तो जाके मैं इंटरनेट कैफ़े में सर्च करने लगा चाइना में मार्शल आर्ट स्कूल, तो एक मिल गया। तब एक ही हुआ करता था बड़ा स्कूल, तो मैं बैठ के वो पढ़ता रहता था रिव्यू स्टूडेंट्स के और उनकी एक्टिविटीज़ देखता रहता था। तो यार मेरी बड़ी इच्छा होती थी यार एक बार चल के तो मार्शल आर्ट सीखना चाहिए चाइना जाके। कहाँ गए आप? मैं गया था यार, एक कुन्यूशान शाओलिन मार्शल आर्ट स्कूल था एक, तो ये मतलब बीजिंग और शंघाई के बीच में एक यांताई करके जगह है, उसके पास। चाइना कैसी जगह है? चाइना अमेजिंग यार, अमेजिंग। मतलब जो चाइना गया नहीं है वो सोच नहीं सकता कि चाइना क्या है। लोग अक्सर वही वेज खाने के लैक की वजह से नहीं जाते। हाँ हाँ, वेज नहीं मिलता वहाँ पे खाना, तो मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं है वेजिटेरियन है ही खाना, नहीं है वेज, ही नहीं, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, वहाँ दूध नहीं मिलता है, तो पनीर नहीं मिलेगा। तो पनीर नहीं मिलेगा वहाँ, केवल सोया मिल्क मिलता है और टोफू मिलता है वेजिटेरियन के नाम पे। मिल जाता है। टोफू मिलता है, पर अब जैसे हम वीना के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो तो हम लोग स्कूल में, हमारा स्कूल बिल्कुल जो एकेडमी थी वो बिल्कुल कुन्यूशान माउंटेन रिजर्व है उसके बेस में था, तो सर्दी में खूब बर्फ़ गिरती थी, हम केवल वीकेंड्स को बाहर जा सकते थे, खाना वहीं पे बनता था। तो उसका खाना होता था उबले आलू, उबले खीरे, उबले टमाटर, टोफू और चावल, बस। कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, ये खाना होता था उसका। मैं तो नॉनवेज खाता था, तो थोड़ी उसमें हुआ करती थी वैरायटी, तो वो था। तो हाँ, तो फिर सूडान में मैंने इसलिए छोड़ा कि, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा था यार, कुछ ऐसा ज़्यादा काम नहीं था, आप आराम से बैठे हो, इंडिपेंडेंट कंट्री हेड, सब कुछ चल रहा है। पर फिर वही ना यार, आपने सोचा तो था कि आपको करना है, फिर आप क्रॉस रोड पे आ गए, क्योंकि फाइनेंशियल, अभी आपने फ़ौज छोड़ी है, फ़ौज छोड़ के आप पूरा घर पैक करके सूडान आए हो, अब फिर दोबारा घर पैक करके आप चाइना जाना चाहते हो, जिसके बाद आपकी कोई जॉब श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया उस ज़माने में भी ऐसी थी, आपने एक बार जॉब छोड़ा तो आपके पीछे 10,000 लोग खड़े हैं आपका जॉब लेने के लिए, एंड आपके पे स्टैम्प लग जाती है यार ये रिलायबल नहीं है बंदा, है ये, इसको ज़्यादा ही सबैटिकल चाहिए, तो भाई सबैटिकल भी रह ले तू टाइप्स में। पर फिर मैंने ऐसे ही आधे मन से मेल लिखी वो चाइना में उस स्कूल में कि मैं आना चाहता हूँ, ये सोच के कि वो शायद मना कर देंगे, तो मेरा अपना अंतर्द्वंद है वो ख़त्म हो जाएगा कि यार मेरी तो बड़ी इच्छा थी, मैंने कोशिश भी करी, सामने वाले ने मना कर दिया, तो मैं क्या करूँ, है। पर उन्होंने मेल करी 3 दिन के बाद, कि यू आर मोस्ट वेलकम, टेल अस व्हेन यू आर कमिंग। बोला ओ शिट, अभी तो फंस गए। और फीस कितनी थी? यार उस आज के ज़माने में करीब 14-15 लाख तो होगी टोटल? हाँ टोटल। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। ओके। और कौन सा मार्शल आर्ट सिखाया? यार मैंने सीखा वहाँ पे बाजी, विंग चन और ताइची और चीगोंग। क्या बदला आपने? यार बहुत कुछ बदला मेरे में। मेरे में तो एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक तो जो हमारे मंक्स हुआ करते थे ना पुराने, मार्शल आर्ट कभी भी ऑफेंसिव नहीं रहा है, वो हमेशा से डिफेंसिव रहा है, और क्योंकि वो मंक्स के लिए डेवलप किया था, जब वो लंबी लंबी यात्राओं पे जाया करते थे तो डाकू लुटेरे आ जाया करते थे उनसे बचने के लिए, और वो अपनी बॉडी और मन को कंट्रोल करने के लिए था। तो इट इज़ मतलब बहुत बॉक्सिंग से अलग है, जहाँ पे प्योर पैशन या एमएमए है ना, जहाँ पे केवल गुस्सा और वो है, और बिल्कुल स्क्रूड अप पर्सनल लाइफ है ना, ये उस तरीके का नहीं है। ये आपको पूरा एक्शन भी, लीथल किलिंग स्किल्स भी सिखाते हैं, प्लस साथ में मेडिटेशन भी सिखाते हैं, जो एक इंटीग्रल हिस्सा है। और आप वायलेंस का इस्तेमाल तभी करते हो जब वो बिल्कुल ही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो, और खासकर ये कॉन्फिडेंस है ना, जब भी आप स्ट्रीट में किसी बुरे बंदे से मिलते हो, अगेन मेरे को कभी ईविल के सामने झुकना अच्छा नहीं लगता है, कि यार कोई भी आए, शराबी आए, चाकू लेके, आप अपनी मॉम के साथ जा रहे हो या अपनी बहन के साथ जा रहे हो, वाइफ के साथ, आप क्या करोगे यार, वो बिल्कुल यूजलेस बंदा है, उसके कुछ वो नहीं है। पर आपको अपना वॉलेट भी निकालना पड़ेगा, आपको हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, यार माफ़ कर दे यार भाई, जो चाहिए ले ले, क्यों यार, मतलब इससे मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। तो मैं अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाना चाहता था कि मैं इन बुराइयों के सामने ना झुकूं जब तक हो सके। प्लस आप एक स्पेशल फोर्सेस वेटरन हो। हाँ, तो वो मारने और मरने का डर वैसे भी नहीं है, पर हमारे टाइम में यार ऐसा हुआ करता था कि क्योंकि हम लोग इतने हैविली डिप्लॉयड थे ऑपरेशंस में, तो हमारे यहाँ ना मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग है टेकन अ बैक सीट। हम जब वापस आते थे तो कन्वेंशनल ऑप्स में चले जाते थे, वो जो ट्रेनिंग होती थी, फिर वहाँ से थोड़ा सा आते थे तो फिर हमारी टीम आगे वैली में चली जाया करती थी, तो वो जो कंसोलिडेटेड ट्रेनिंग जो हमारे बेस में होती थी ना, वो बंद हो गई थी। पर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग थी पहले से? बहुत मायने, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग में आप तब निष्णांत होते हो जब वो आपका रिफ्लेक्स बन जाता है, कि जैसे आपको किसी ने पीछे से पकड़ा, आपने सोचा नहीं
और आपने पीछे मुड़ के उसकी कॉलर पकड़ी और उसको किक मारी, मतलब ये रिफ्लेक्स है, आपको सोचना नहीं पड़ रहा। तो उस लेवल की ट्रेनिंग में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को मसल मेमोरी बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो नहीं हो पा रही थी, अब होती है, अब नाउ इट इज़ वेरी प्रोफेशनल। पर अगर आपको एक एमएमए के केज में डाल दिया, विल यू बी एबल टू फाइट? हाँ, आई विल बी एबल टू फाइट, पर मैं जीत पाऊंगा कि नहीं वो मेरे को पता नहीं है। अगेन इट इज़ ट्रेनिंग, क्योंकि मैं बहुत लड़ा हूँ वहाँ पे जाके। जब मैं चाइना में था तो हमने बहुत एमएमए किया है। किया है आपने? हाँ, क्योंकि वहाँ पे हर फ्राइडे को स्पारिंग होती थी। तो जो भी आप सीख रहे हो, एक तो जैसे यू हैव ऑल्सो लर्न कराटे शायद, है ना, पहले जूडो। जूडो। तो जूडो ऐसे सीखना ट्रेनिंग हॉल में सीखना अलग बात है, पर जब आप किसी से लड़ रहे हो तो वो एक अलग बात है ना। आपने किक्स तो बहुत प्रैक्टिस कर ली, पर जब असली में उतरते हैं तो फिर हालत थोड़ी सी ख़राब होती है। तो वो उस डर को हटाने के लिए, उस झिझक को हटाने के लिए हर फ्राइडे को स्पारिंग हुआ करती थी वहाँ पे। और वैसे भी यार एनडीए में, मतलब वैसे बॉक्सिंग में मैं किया करता था, तो वो तो कोई हेजिटेशन है नहीं ओके। मारने मुरने की या कुछ ऐसा। तो मेनली फॉर द मेडिटेटिव साइड एंड फॉर द ट्रेनिंग। हाँ, फॉर द फिजिकल साइड एंड द मेडिटेटिव साइड, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो क्योंकि फिजिकल पावर हैज़ अ लिमिट, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद योर मेंटल स्ट्रेंथ, यू नो, जैसे चीगोंग का क्या फंडा है कि ची रिसाइड्स इन, उनका ऐसा है कि लोअर बेली में ची रहती है, जिसे हमारे देश में प्राण प्राण कहा बोलते जाता हैं है। जिसको। हाँ तो विद प्रैक्टिस एंड विद इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन यू कैन डायरेक्ट दैट ची टू एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो जब हम सिर से ब्रिक वगैरह तोड़ते हैं तो वो चीगोंग का हिस्सा है। तो केवल कंडीशनिंग नहीं कि आप अपने सिर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या हाथ पे जब लकड़ी तोड़ रहे हो तो हाथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हो। वो कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा होती थी हमारी। तो कंडीशनिंग ऐसी होती थी कि इसको हम पेड़ पे ना 1000 बार ऐसे बोलते थे, 1000 बस लगे पड़े हम 1000 बार मारने के लिए, तो ये बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाती है। फिर ऐसे स्टांस में खड़े हैं पैर पे, तो एक बंदा इधर एक बंदा इधर, और लगातार किक मारता रहता है पैर पे, ऐसे 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 ना, खूब तेज तेज किक्स। तो यू बिकम वेरी सॉलिड। सिर के लिए आप सिर को ज़मीन पे टच करके, मतलब करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा ऐसे लेटे रहते, मतलब सिर नीचे टच करके, तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। But when you learn to direct your chi from, you know, from your lower abdomen to any part of the body, then it becomes doubly strong. ची कहाँ रहती है? चाइनीज़ के हिसाब से इट इज़ इन लोअर abdomen, और वो विजुअलाइजेशन एक्चुअली बहुत आसान है, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होता है उससे। लोअर एब्डोमेन मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यहाँ? नहीं, उसके ऊपर, नाभि के नीचे। ओके, हारा चक्र जैसे कहते तो यू विजुअलाइज की पूरी एनर्जी वहाँ पे रिसाइड कर रही है। यू कैन इमेजिन इट एज अ फ्लूइड, यू कैन इमेजिन इट एज एनीथिंग एल्स, एंड देन यू आर डायरेक्टिंग इट टू योर, जैसे ब्रिक तोड़नी है तो यू आर डायरेक्टिंग इट टू योर फिस्ट, एंड देन यू आर पंचिंग इट। और या सिर पे ब्रिक तोड़नी है तो यू आर डायरेक्टिंग इट टू योर हेड, एंड देन योर हेड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर, एंड देन इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। पहले विजुअलाइज करते हो या पंच करने के समय विजुअलाइज करते हो? यार एक तो एग्जीबिशन वाली चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो किसी आयरन रॉड को तोड़ने का या बहुत सारी ब्रिक्स को तोड़ने का, देन देर इज़ अ प्रोसेस दैट यू स्टैंड एंड देन यू डायरेक्ट योर ची टू योर हेड, ऐसे करके करते हैं, एंड देन यू ब्रेक। बट व्हेन यू आर फाइटिंग देन इट शुड बिकम ऑटोमेटिक, विच इज़ अ हायर स्टेट। अब वो उस तरीके का मैंने किया नहीं, क्योंकि जब हम स्पैरिंग करते थे तो नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते थे यार, आए और बस मतलब लड़ाई शुरू कर दी। उसमें ही मेरे को नहीं पता कि हम ची डायरेक्ट हम तो नहीं कर पाते थे। पर जो रिफाइंड मास्टर से, मतलब हमारा मास्टर तो इतना स्ट्रांग था कि वो एक फिंगर से हमको ऐसे मारता था और हम पीछे चले जाते, मतलब बिल्कुल तेज फोर्स से, जस्ट 1 फिंगर, वेरी स्ट्रांग। क्या फील होता था? बिल्कुल इट्स समथिंग लाइक अ बुलेट यार, मतलब यू जस्ट गो बैक। तो ब्रूसली का 1 इंच पंच फेमस है, वो केवल 1 इंच दूर रखता था बॉडी से इसको। यूट्यूब में वीडियोज हैं बहुत सारे, एंड देन ही यूज टू हिट। तो करीब ना 4 फीट पीछे कुर्सी रखी रहेगी, एंड बंदा बिल्कुल पीछे जाके गिरता था। वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, वीडियोज़ हैं इसके देखने लायक। तो ही कुड डायरेक्ट सो मच ऑफ, हम तो ऐसे मारते हैं ना, दूर से लाते हैं, क्योंकि जितने दूर से आएगा उतनी तेज लगेगा। जस्ट 1 इंच यहाँ पे बॉडी, तो ऐसे पंच करता था वो। ये एमएमए फाइटर्स क्यों नहीं यूज़ करते चीगोंग? यार मेरे को ना यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम सी होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक तरफ तो हम इतनी बातें कर रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट मिल रहे हैं, मतलब दे शुड बी द मोस्ट लीथल फाइटर्स, बट व्हेन यू सी, जब ये एमएमए की फ़ाइट हो रही है, बॉक्सिंग में कोई भी आपको चाइनीज़ या इस टाइप का बंदा जो ये प्रैक्टिस कर रहा है वो आपको टॉप पे नहीं मिलेगा। मे बी इसका कारण ये है कि वो इस तरीके से इस फॉर्म को आगे ले जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली तो डिफेंस के लिए है, ये ऑफेंस के लिए नहीं है, ये वो गुस्से के लिए नहीं है। एमएमए क्या है यार, प्योर एग्रेशन है ना, एंगर एग्रेशन की, जस्ट वो करो। तो वो ये उन चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। तो आप उसकी कुछ टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं उसमें, पर क्योंकि इन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कि कोई जो असली में जो प्रैक्टिशनर है वो तो बुद्धिस्ट मंक्स हैं, वो तो एमएमए केज में आएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो मुद्दा ही नहीं है, मकसद ही नहीं है वो सारा कुछ करना। तो इसीलिए क्यों, और ये तो सब
मतलब ऑल द सारे पैशंस इन्वॉल्व है ना एमएमए वगैरह में। गुस्सा है, एंगर है, लस्ट है ना, आगे बढ़ना है, लोगों को लोग पीपल शुड नो देम, या जो कुछ भी है, वो तो बिल्कुल ही बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफ़ी या कोई भी जो सीख रहा है कुंग-फू और ऐसे मार्शल आर्ट, उसकी फ़िलॉसफ़ी से 180 डिग्री अपोज़िट है। वो तो वो प्रोपेगेट ही नहीं करते वो सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।